डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन किया, मानव के परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन किया, उनके परिसंचारी अंगों के बारे में अध्ययन किया, ठीक है, और उनके सभी कार्यों के बारे में अध्ययन किया। अगला जो टॉपिक है ये पादप से रिलेटेड है, पौधों से संबंधित है, प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप लोग लोअर क्लास में फोटोसिंथेसिस क्या है ये इसके बारे में अध्ययन किए होंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है पौधों में, किस प्रकार पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे प्रकाश संश्लेषण है क्या। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप लोग लोअर क्लास में पढ़े भी होंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये पौधों के अंदर होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें पौधे जो हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए पौधे जो होते हैं इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। पौधों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं या ऑटोट्रोफ कहते हैं। ठीक है, तो सभी हरे भरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो सभी के सभी स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्यों कहा जाता है, पहले ये जान लें, डिफिनीशन अभी हम बताएंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्रिया जो है प्रकाश में होती है। क्या होती है? प्रकाश में होती है, और इसलिए इसको प्रकाश शब्द यूज किया जाता है। और संश्लेषण मीन्स होता है, संश्लेषण शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि संश्लेषण अभिक्रिया आप लोग 10 में पढ़े होंगे कि जब 2 या 2 से अधिक छोटे अणु आपस में मिलकर एक जटिल अणु की रचना करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में होता है, देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल के अणु आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के अणु आपस में मिलकर ग्लूकोज के अणु की रचना करते हैं, और ग्लूकोज के अणु इसके अलावा जल के भी निर्माण होता है, जल के अणु का और ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। तो इसमें देखेंगे संश्लेषण इसलिए कहते हैं, अभी मैं बताया हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक सरल अणु, ठीक है, आपस में अभिक्रिया करके जटिल अणु, अपने से जटिल अणु का रचना करते हैं, तब उसे हम संश्लेषण कहते हैं। देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु इस ग्लूकोज अणु की तुलना में क्या है? सरल है, इसलिए इसे हम संश्लेषण कहेंगे। क्योंकि यह क्रिया किस उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स वही प्रकाश से संबंधित है, और सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण करना, बनाना, निर्माण करना। ठीक है, क्यों नहीं यहाँ पे प्रकाश निर्माणक लिखा गया या निर्माण लिखा गया? लिखना चाहिए, लेकिन संश्लेषण शब्द लिखा गया है। तो संश्लेषण में याद रखेंगे सरल अणु 2 या 2 से अधिक आपस में मिलकर जब जटिल अणु निर्माण करते हैं तब संश्लेषण उसे कहेंगे, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहा गया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है या अभिक्रिया है, जो समस्त हरे भरे पेड़ पौधों की कोशिकाओं में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, देखेंगे अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पौधे की हरे कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के अणु आपस में संयोग करके ग्लूकोज के अणु का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक बार और डिफिनीशन रिवाइज करेंगे, देखेंगे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में सभी पौधे
इनकी हरी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु जब आपस में संयोग करके ग्लूकोज के अणु की रचना करते हैं तो इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। याद रखेंगे, सनलाइट, क्लोरोफिल, देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है सदैव ही सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। और क्लोरोफिल भी होता है। पत्ते की कोशिकाओं में क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, जिसके कारण पौधे के जिस भाग में ये पाया जाता है वो हरा दिखाई देता है। ज़्यादातर पत्तियां ही हरा दिखाई देती हैं, इसलिए पत्तियों में ही ज़्यादातर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखेंगे कि वायुमंडल से पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने जड़ों से क्या लेते हैं, जल लेते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु को आपस में अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराने के बाद ग्लूकोज के अणु बनाते हैं और यही ग्लूकोज का अणु जो है बहुलीकरण क्रिया द्वारा, यही ग्लूकोज के अणु जो है बहुलीकरण क्रिया द्वारा क्या बनाता है, स्टार्च बनाता है। ठीक है, स्टार्च बनाता है। और ऑक्सीजन जो होता है, यह ऑक्सीजन स्टोमेटा के द्वारा बाहर इसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुलीकरण क्रिया द्वारा जो ग्लूकोज अणु बनता है उसे स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यही स्टार्च क्या होता है, पौधे का भोजन होता है। यही स्टार्च पौधे का क्या होता है, भोजन होता है। इन्हीं स्टार्च को पौधे अपनी कोशिकाओं में संचित करते हैं और भोजन के रूप में इन्हें उपयोग करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया है। इसको बैलेंस कर लिया जाए तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 लिखा जाए तो 6 हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन 12, 13, 14 होगा तो यहाँ पर भी 6 लिखा जाए तो 6 दूना 12 नहीं, यहाँ पर 12 लिखा जाए, 12 दूना 24 होगा। ठीक, 12 लिखा जाए और यहाँ पर कर दिया जाए 6 तो 6 दूना 12, ऑक्सीजन 12 हो रहा है तो यहाँ पर भी 6 कर दिया जाए। ये ना इस तरह बैलेंस करेंगे। देखेंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु है और जल के 12 अणु भाग ले रहा है, आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज अणु बनाया। यही ग्लूकोज स्टार्च में बदल गया, जल के अणु बना 6 और ऑक्सीजन गैस बना। यही ऑक्सीजन स्टोमेटा के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, इसका रासायनिक अभिक्रिया है। यह रिएक्शन हमेशा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के क्या विशेषताएं होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की क्या विशेषताएं होती है, तो विशेषताओं के बारे में जान लिया जाए। विशेषताएं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहली विशेषता यही है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है सदैव ही सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होती है। पहली विशेषता यही है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सनलाइट में होती है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होती है। और सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वह विकिरण ऊर्जा के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है, विकिरण ऊर्जा के रूप में निकलता है। इसी विकिरण ऊर्जा को जब पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो इस सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं, सोलर एनर्जी या विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। वह रासायनिक ऊर्जा किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है अथवा ग्लूकोज के रूप में होता है। याद रखेंगे पहली विशेषता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में होता है और सूर्य के प्रकाश में सोलर एनर्जी होती है जो कि विकिरण ऊर्जा के रूप में निकलता है। और इसी सोलर एनर्जी को या प्रकाश ऊर्जा भी कह सकते हैं, इसी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके पौधे अपनी कोशिकाओं में रखते हैं जो कि स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो पहली विशेषता यही है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा को किस में बदल दिए, रासायनिक ऊर्जा में करके कन्वर्ट कर दिए। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन 1 नंबर किसी कंपटीशन में पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ठीक है ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो प्रकाशीय ऊर्जा को किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा।
में। प्रकाशीय ऊर्जा को किस में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल होना आवश्यक है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, यानी क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है उसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड का रहना भी आवश्यक है। इन दोनों का रहना आवश्यक है, जिसमें जल जो होता है, जल के टूटने से ऑक्सीजन गैस बनता है। ये याद रखेंगे कि जल के टूटने से ही, ये बहुत कंपटीशन में क्वेश्चन करता है। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण किस अणु से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, कि जल के अणु से होता है, कि ग्लूकोज अणु से होता है। इस तरह 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है वो जल के अणु के टूटने से ही बनता है। उधर O2 लिखे हैं। ठीक है, तो जल के अणु टूटता है तो ऑक्सीजन बनाता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की रचना होती है। किसकी रचना होती है? ग्लूकोज की। देखेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी है, और जल के अणु से हाइड्रोजन ले लेता है। ठीक है, और इन तीनों तत्वों को मिलाकर क्या बनाता है? ग्लूकोज के अणु बनाता है, जिसमें देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इन तीनों तत्वों के मिलने से ग्लूकोज अणु बनता है। यही ग्लूकोज अणु का बहुलीकरण क्रिया होता है तो क्या बनता है? स्टार्च बनता है। ठीक है, तो ये रहा। अब देखेंगे ये तो 4 हो गया। एक और लास्ट जो इसकी विशेषता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, यह एक ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, अर्थात इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया भी होती है और अपचयन की क्रिया होती है। अब ऑक्सीकरण किसका होता है ये जान लिया जाए, अपचयन किसका होता है ये भी जान लिया। ऑक्सीकरण आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी भी रासायनिक पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जब किसी रासायनिक पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन कहलाता है। और ये दोनों क्रियाएं इसमें होती हैं। तो देखेंगे कि CO2 का अपचयन होता है क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकलता है। जल के अणु से हाइड्रोजन जब निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो C6H12O6 बनाता है। ठीक है, सोचिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, यानी वो हाइड्रोजन कहाँ से मिला? तो जल के अणु से वो हाइड्रोजन मिला और ग्लूकोज के अणु बनाया है, C6H12O6 बना। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो जहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है किसी यौगिक के साथ वहाँ पे अपचयन होती है। फिर देखेंगे H2O का क्या हो रहा है? तो H2O का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि H2O का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया, यह ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ये 5 विशेषताएं हैं जो कि आप लोग याद रखेंगे, सदैव याद रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और उनकी विशेषताएं। ठीक है, अगला है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो भी ऊर्जा बनता है उस ऊर्जा को हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं। पौधे तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना लेते हैं और उस भोजन को अपनी कोशिकाओं में संचित करते हैं। ठीक है, और उनका उपयोग भी करते रहते हैं। लेकिन हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से उस ऊर्जा को, ठीक है, ग्रहण करते हैं। जिससे देखा जाए तो जो भी शाकाहारी होते हैं जंतु, वो शाकाहारी पौधों को खाते हैं, वही ऊर्जा उनमें आती है। शाकाहारियों को भाई मांसाहारी खाते हैं तो वो ऊर्जा आती है। इस प्रकार यह ऊर्जा स्थानांतरित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से हम सोलर एनर्जी को ही ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी को ही, प्रकाशीय ऊर्जा को ही रासायनिक ऊर्जा के रूप में पौधे संचित किए और उन पौधों को शाकाहारी लिए और शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी होते हैं। तो इस प्रकार ऊर्जा का जो है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरण होते रहता है।
ठीक है। तो अप्रत्यक्ष से कहा जाए तो हम लोग सोलर एनर्जी को ही उपयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग विषमपोषी हैं, हेटेरोट्रोफ है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवधारियों पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं और उनके भोजन के रूप में उनके बॉडी को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब अगला पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से और स्पष्ट समझ में आएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस प्रकार होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगला देखेंगे, अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस प्रकार होती है, इनके बारे में जानेंगे। देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है यह 2 चरणों में संपन्न होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को 2 भागों में या 2 चरणों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला भाग जो होता है, पहले भाग को हम ठीक है लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन क्या करते हैं? लाइट रिएक्शन करते हैं। इसी लाइट रिएक्शन को हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है, या इसी को हम हिल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। क्या होता है? डार्क रिएक्शन। दूसरे चरण को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसी डार्क रिएक्शन को हम अंधकार अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या इसी को हम केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं। कई नामों से जाना जाता है, इसलिए सभी नाम याद रखेंगे। कभी कभी पूछ देता है, जैसे लाइट रिएक्शन में अगर पूछना हो तो कभी कभी पूछ देता है कि हिल अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग पढ़े हैं लाइट अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया या प्रकाश अभिक्रिया, इसलिए नाम सभी याद रखेंगे। ठीक है, लाइट अभिक्रिया को प्रकाशीय अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रकाश अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसको हम हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। हिल अभिक्रिया याद रखेंगे, हिल अभिक्रिया इस प्रकार, हिल अभिक्रिया, हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन। इसी डार्क रिएक्शन को अंधकार या केल्विन चक्र कहते हैं, केल्विन साइकिल। चलिए अब पहले चरण के बारे में हम लोग जानेंगे, तब दूसरे चरण के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग लाइट रिएक्शन जानेंगे। देखिए लाइट रिएक्शन होता कहाँ है? लाइट रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखेंगे जो लाइट रिएक्शन होता है, यहाँ पे हम लिखे हैं लाइट रिएक्शन जो होता है यह क्लोरोप्लास्ट के या हरित लवक के ग्रेनम में होता है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में होता है। अब ग्रेनम कहाँ होता है? आप लोग हरित लवक क्लास 9th में उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किए होंगे, देखेंगे ये हरित लवक है। हरित लवक के अंदर सिक्के जैसी, इस प्रकार सिक्के जैसी हरित लवक के अंदर देखेंगे, हरित लवक के अंदर इस प्रकार आपस में एक दूसरे के ऊपर सिक्के जैसी चढ़ी हुई संरचना दिखाई देता है। इसी को हम ग्रेनम कहते हैं। ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है, ये ग्रेनम है। इन्हीं ग्रेनम के 2 जो इकाइयाँ होती हैं उन्हें हम थाइलेक्वाइड कहते हैं, और इन्हीं थाइलेक्वाइड के मध्य क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल इन्हीं थाइलेक्वाइड के मध्य पाया जाता है। यानी लाइट रिएक्शन जो होता है वो हरित लवक के ग्रेनम में होता है, क्योंकि उसी ग्रेनम में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन को हम हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। हिल अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हिल नामक वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम देखा था, इसीलिए उसी वैज्ञानिक के नाम पर इस अभिक्रिया को हम लोग
हेल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हेल अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। लाइट रिएक्शन में देखेंगे क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश, जो भी सूर्य के प्रकाश है, देखेंगे ये सूर्य सन है मान लिया जाए और सन है, ये सन है। सूर्य की प्रकाश जब पौधे के पत्तियों पर पड़ता है तो उनकी कोशिकाओं में जो क्लोरोफिल होता है सूर्य के प्रकाश को या सोलर एनर्जी को पाते ही वो एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। क्योंकि एनर्जी कोई भी अगर पाता है तो वो उत्तेजित अवस्था में आ ही जाता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश देखेंगे जब क्लोरोफिल पर पड़ता है, ये क्लोरोफिल मान लिया जाए, क्लोरोफिल पर जब पड़ता है तो एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है क्लोरोफिल, और क्या करता है, उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने लगता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है, उत्सर्जित करने लगता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उच्च ऊर्जा युक्त होते हैं, इनमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है, उच्च ऊर्जा युक्त होते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण जो जल के अणु है, जल के अणु प्रवेश करता है, जल के अणु का फोटोलाइसिस होता है, यानी प्रकाशीय अपघटन होता है। प्रकाश के उपस्थिति में जल के अणु को तोड़ा जाता है। तो जल के अणु जो होता है, देखेंगे यह जल का अणु फोटोलाइसिस होगा, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस की क्रिया होगी और जल के अणु टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन, इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में टूटता है, दो आयनों में टूटेगा। जल के अणु का फोटोलाइसिस जब होता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में टूटता है। देखिए यहाँ पर बनाए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में टूटता है। फिर हाइड्रॉक्सिल आयन जो होता है इसके 4 अणु आते हैं और इनका संघनन क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप इनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके जल के अणु बनाते हैं। कितने जल के अणु बनाते हैं, तो 2 अणु बनाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के अणु बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के अणु बनाते हैं, यही ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाता है। इसीलिए आप लोगों को शुरू में रिएक्शन जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है, जल के अणु से होता है। देखिए यहाँ पर प्रूफ भी हो गया, ऑक्सीजन के अणु का निर्माण किससे होता है, जल के अणु से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होता है, याद रखेंगे। तो ऑक्सीजन ये बाहर निकल जाता है, यही ऑक्सीजन स्टोमेटा से होकर निकलता है। पत्ती की जो भी छोटे छोटे पत्तियों पे संरचना होता है जिससे स्टोमेटा का होता है, छिद्र होता है, इन्हीं छिद्रों से होकर ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब क्या बचता है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रॉक्सिल तो भाई जल के अणु बना दिया, और क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया। हाइड्रोजन आयन जो होता है, यह हाइड्रोजन आयन पहले से ही पत्ती की कोशिकाओं में NADP होता है। NADP यह एक प्रकार का कोएंजाइम है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का कोएंजाइम जिसका पूरा नाम होता है निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। क्या है, फास्फेट। एक बार और बता रहे हैं, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, इसका पूरा नाम होता है। एक बार और रिवाइज कर रहे हैं, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। यह पहले से ही पत्ती की कोशिका में बना रहता है, कोएंजाइम है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है क्या, NADP2H बनाता है, या PH2 भी कह सकते हैं, बात देखिए, NADPH2 बनाता है, ये बनाता है NADPH2 बनाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन कहेंगे, इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये बन जाता है। अब फिर क्या होता है कि पहले से ही ADP बना रहता है, जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन डाइफास्फेट। ये है एडिनोसिन डाइफास्फेट, ADP है।
पहले से ही एडीपी बना रहता है, एडेनिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, ये पहले से बना रहता है। इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ जाता है। ये आईपी का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फास्फेट, यानी अकार्बनिक फास्फेट कहते हैं। ये पहले से ही बना रहता है और ये क्या करता है, एडीपी के साथ जुड़ जाता है, बनाता है क्या, एटीपी। इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार देखेंगे कि प्रकाशीय अभिक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं, मुख्य रूप से 3 उत्पाद बनते हैं। कौन कौन से, एक ऑक्सीजन बना जो कि वो बाहर निकल गया, 2 शेष उत्पाद अब बचे हुए हैं। कौन कौन से, एक NADPH2 और एक ATP, यानी प्रकाशीय अभिक्रिया होने का मुख्य उद्देश्य है NADPH2 का निर्माण होना और ATP का निर्माण होना, क्योंकि यही ATP और NADPH2 जो है यही अंधकार अभिक्रिया में प्रवेश करेंगे और अंधकार अभिक्रिया के प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो अंधकार प्रकाशीय अभिक्रिया होने का मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन बनाना, NADPH2 का निर्माण करना और ATP का निर्माण करना, यही 3 उत्पादों का बनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये लाइट रिएक्शन हो गया, लाइट रिएक्शन हो जाता है, ये दिन में होता है, याद रखेंगे। प्रकाशीय अभिक्रिया सदैव ही दिन में होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया जो है दिन में होता है, रात में नहीं होता है। ये जितने क्रियाएं होती हैं दिन में होती है, क्योंकि दिन में ही सूर्य के प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, तो ये अभिक्रिया होती है। तो ये याद रखेंगे कि लाइट अभिक्रिया जो है दिन में होता है, या हेल अभिक्रिया जो होता है दिन में होता है, क्योंकि दिन में ही सूर्य के प्रकाश उपस्थित होता है, रात में नहीं होता। इसलिए इसका नाम लाइट रिएक्शन पड़ गया या प्रकाशीय अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो ये प्रकाशीय अभिक्रिया हो गई। अब हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन में देखेंगे हाँ, यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा था, एडीपी से एटीपी बनने की क्रिया को हम प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। एक बार देख लेंगे, एडीपी से एटीपी बनने की क्रिया को, एडीपी से एटीपी बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश फास्फोरिलेशन कहते हैं या प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। दूसरा क्रिया विधि है, दूसरा है अंधकार अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन। ठीक है, दूसरे क्रिया विधि को या दूसरे चरण को हम जो कहते हैं डार्क रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, या इसे अंधकार अभिक्रिया कहते हैं, या इसे हम कहते हैं केल्विन चक्र कहते हैं, केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह अभिक्रिया जो होती है रात में होती है, दिन में तो लाइट अभिक्रिया हो गया, लेकिन रात में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो डार्क रिएक्शन होता है, अंधकार अभिक्रिया होती है। अंधकार अभिक्रिया जो होता है यह जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है देखेंगे, जो दिन में बने हुए NADPH2 है और ATP है, ये दोनों प्रवेश करते हैं, ठीक है। और डार्क रिएक्शन जो होता है यह हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। इसमें होता है स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा क्या होता है, इसको भी फिगर बना देखेंगे। ये तो हम बताए हैं, ये तो ग्रेनम बताए हैं, लेकिन देखेंगे कि हरित लवक के अंदर तरल पदार्थ भरे होते हैं। तरल पदार्थ चारों में क्या होते हैं, तरल पदार्थ भरे होते हैं। इन्हीं तरल पदार्थ को हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित लवक के अंदर जो तरल पदार्थ भरे होते हैं उन्हीं तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और इन्हीं स्ट्रोमा में याद रखेंगे कौन सी रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, ग्रेनम में नहीं होता है। ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है।
लाइट डार्क रिएक्शन में देखेंगे कि जब रात होती है उस समय NADPH2 प्रवेश करता है ATP, और पत्ती की कोशिकाओं में पहले से ही एक यौगिक बना होता है, ये है जिसको हम कहते हैं RDP, ये पहले से ही बना रहता है, ठीक है। और RDP जो होता है ये 5 कार्बनधारी कार्बनिक यौगिक है, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। 5 कार्बनधारी यौगिक है, यानी 5, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 5, ठीक है। तो ये पहले से ही बना होता है। इसका पूरा नाम है रिबुलोज डाइफास्फेट या रिबुलोज बाइफास्फेट भी कह सकते हैं, रिबुलोज डाइफास्फेट या बाइफास्फेट भी कहते हैं, ये पहले से बना रहता है। ये क्या करता है? इसका RDP का कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है, याद रखेंगे। पहला जो इसमें होगा कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है। कार्बोक्सिलेशन क्रिया क्या होता है? इसको जब किसी यौगिक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, संयोग करता है, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, ठीक है। कार्बनीकरण कहते हैं हिंदी में, कार्बोक्सिलेशन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखेंगे ये रहा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रवेश करता है और RDP के साथ जुड़ता है, और RDP के साथ जुड़कर RDP के साथ 6 अणु जो होते हैं, 6 अणु जो होते हैं जुड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनाता है, क्या बनाएगा? देखेंगे ये बनाएगा 12 अणु PGA का, 12 अणु जो होता है PGA का। ध्यान देंगे कि RDP के अणु के साथ 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश करते हैं, इनसे अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं 12 अणु PGA का। इसका पूरा नाम जो होता है, यह फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, 12 अणु बनता है। फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है 3 कार्बनधारी यौगिक होता है। ये 5 कार्बनधारी था RDP, लेकिन फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है यह 3 कार्बनधारी यौगिक होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये 12 अणु जब बन जाता है तब क्या होता है? तो इस PGA के साथ अपचयन क्रिया होती है। क्या होती है? अपचयन होता है, रिडक्शन की क्रिया होती है। क्या होती है? रिडक्शन की क्रिया होती है, ध्यान देंगे। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स अपचयन की क्रिया होती है। तो अपचयन क्रिया में क्या होता है? जो दिन में बने हुए NADPH2 होता है ये प्रवेश करता है और उसके साथ क्रिया करेगा PGA के साथ। 12 PGA होता है प्लस जो है NADPH2, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। PGA और NADPH2 ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, अपचयन की क्रिया होती है। इस NADPH2 जो होता है ये अपचायक पदार्थ होता है, इनमें से हाइड्रोजन निकलता है और PGA के साथ अभिक्रिया कर लेता है और बनाता है क्या? ये बनाएगा फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड प्लस NADP बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे कि PGL, एक सेकेंड, हाँ PGL बनाएगा, ठीक है। PGA 12 और NADPH2 है, ये आपस में अभिक्रिया कराता है तो यह बनता है PGAL। इसका पूरा नाम है फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड या फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड कहेंगे, फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड इसको कहेंगे, PGAL है और NADP बनेगा। देखिए इसमें से हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो NADP बना रहेगा, ठीक है।
पॉजिटिव के रूप में बना रहेगा। ठीक है, तो ये बना। अब यहाँ देखिए बना है PgAl बना। ठीक है, इनके 12 अणु बनते हैं। कितने? 12 अणु ये भी बनेगा, 12 अणु ये भी बनेगा। ठीक है, और इनके 12 अणु भाग लेंगे। ठीक है, 12 अणु बनते हैं PgAl के। अब 12 अणु PgAl में 10 अणु जो होता है उनका पुनरुद्ध भवन की क्रिया होती है। क्या होती है? पुनरुद्ध भवन की क्रिया होती है। पुनः PgAl के 10 अणु जो होते हैं वो RDP बना देते हैं, रिबुलोज डाइफॉस्फेट बना देते हैं। ये आपस में क्या करते हैं? RDP 10 अणु बना देते हैं। शेष 2 अणु जो बचता है वो ट्रायोस बनाते हैं और वही ट्रायोस ग्लूकोज अणु बन जाता है। देखेंगे ग्लूकोज बन जाता है और वही ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, उनका बहुलीकरण क्रिया जब होती है तो स्टार्च बन जाता है। यहाँ पे स्टार्च ही बनना है। यही स्टार्च पौधे का भोजन है। यही स्टार्च पौधे का क्या है? भोजन है। ध्यान देंगे PgAl के 12 अणु में से 10 अणु का पुनरुद्ध भवन होता है, पुनः RDP बन जाता है, रिबुलोज डाइफॉस्फेट बन जाता है, और 2 अणु जो PgAl का बचता है वो ट्रायोस बनाता है और पुनः वो आपस में अभिक्रिया करके हेक्सोज शुगर बनाता है। हेक्सोज में जैसे ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का बहुलीकरण होता है तो स्टार्च बन जाता है। यही स्टार्च पौधे का भोजन है। ठीक है, फिर यह क्रिया क्या होती है? एक चक्र के रूप में चलती रहती है और ये क्रिया रात में होती है। फिर RDP से PGA बनेगा, PGA से PGL बनेगा, PGL से फिर RDP बनेगा, इधर से ट्रायोस फास्फेट करके ग्लूकोज बना, ट्रायोस बनेगा, फिर ट्रायोस से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से स्टार्च का निर्माण होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से। यह क्रिया चलती रहती है बारंबार, इसीलिए यह साइक्लिक रूप में चलती है। तो इस चक्र को हम कहते हैं केल्विन बेंसन चक्र। 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर खोज किया था, केल्विन और बेंसन 2 वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर इस चक्र की खोज की। तो इस चक्र का नाम केल्विन बेंसन साइकिल पड़ गया। तो ये याद रखेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसे सही से समझ ले तो जीवन में कभी भूलेगा नहीं। इतना कोई जटिल नहीं है इसमें। हाँ, कुछ नाम ऐसे हैं थोड़े टेढ़े हैं, अभी पहली बार आप लोग सुन रहे हैं इसलिए टेढ़े लग रहे हैं, लेकिन मुझे टेढ़े नहीं लग रहे हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। तो आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा, श्योर है कि आ जाएगा। ठीक है, इसी को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहेंगे। ठीक है, जो कि इसके रासायनिक क्रियाविधि जो भी मैकेनिज्म है उसके बारे में हम बताए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।